हाँ बेटा नमस्ते। पिछला टॉपिक बेटा आप लोगों ने हेलो एरिन देखा था और हेलो एरिन के अंदर वो पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर भी यदि आप लोगों को कोई समस्या हो तो जब रेगुलर क्लास चले तब अपन उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे। फिर भी मैंने आपको ये बताया कि कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख सकते हैं। अब जो एक टॉपिक है एक हल्का सा, पिछली बार हमने ये सोचा है कि एक बढ़िया टॉपिक है और ये बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको आप लोग बोलोगे बेटा उप सह संयोजक यौगिक। क्या बोलोगे? उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हो तो आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है क्योंकि आपको 11th में ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है। लेकिन मेन बात है कि इसके अंदर एक जो बंध है, बंध के बारे में आप लोगों ने बेटा आयनिक बंध पढ़ा था, सहसंयोजक बंध पढ़ा था और एक आप लोगों ने उप सहसंयोजक बंध पढ़ा था। तो उप सहसंयोजक बंध के अंदर एक परमाणु दाता होता है बेटा और दूसरा परमाणु होता है बेटा ग्राही। क्या होता है बेटा? ग्राही। इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, डोनर और एक एक्सेप्टर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल आप लोगों ने 11th में देखा था कि BF3 एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। लुईस का अम्ल जिसका अष्टक अपूर्ण होता है, तो ये एक लुईस अम्ल है और इसका अष्टक क्या बेटा? अपूर्ण है। इसी प्रकार यदि अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें? अमोनिया के साथ करा दें। ये क्या है बेटा? अमोनिया। और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर लोन पेयर है, नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो एक लोन पेयर क्या करेगा? ये यहाँ पर इसको देगा। देने के बाद आप लोगों ने इस प्रकार से बनाते बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु दाता का कार्य करता है और बोरॉन परमाणु क्या करता है बेटा? ग्राही का कार्य करता है। और ये तीर का चिन्ह हमेशा दाता से ग्राही की ओर लगता है। इसी बंध को बोला जाता है, कौन सा बंध बोला जाता है बेटा? उप सह संयोजक बंध। क्या बोलेंगे? तो अब बात ये समझने की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से कोई भी दाता परमाणु जिसके ऊपर लोन पेयर उपस्थित हो या उसके ऊपर ऋणावेश उपस्थित हो, तो वो ऋणावेश या लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु जिसका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है, या हम कह सकते हैं उसके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। वो क्या करते हैं? इन ऋणावेशित परमाणुओं से या फिर लोन पेयर वाले अणुओं से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद एक बंध का निर्माण करते हैं, उसी को ही बोला जाता है बेटा उप सहसंयोजक बंध। और वो जो यौगिक बनते हैं उसी को बोला जाता है उप सहसंयोजक यौगिक। तो ये सामान्य सी बात थी। यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध को आप लोग तीर के चिन्ह से बताते हो और ये हमेशा दाता से ग्राही की ओर लगता है। तो ये 11th की बात थी, छोटी सी, कोई मैंने कोई डिटेल में नहीं बताया। इस बंध को डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? डेटिव। कौन सा बंध बोलेंगे? डेटिव बंध। अब बात है कि सुनो, सबसे पहली बात, अब सबसे पहले यौगिकों की बात करेंगे। तो यौगिक की बात करें तो सबसे पहला है बेटा योगात्मक यौगिक। अपनी किताब के अंदर पहला पॉइंट ही है योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अणु, जब आप लोग क्या करोगे? जब दो या दो से अधिक अणुओं का एक निश्चित आणविक अनुपात में मिलाकर उसका वाष्पीकरण कराने पर बना स्टिकियोमेट्रिक यौगिक क्या कहलाएगा बेटा? योगात्मक। बना स्टिकियोमेट्रिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। तो पहली बात समझ लो बेटा, तो मतलब जब दो या दो से अधिक अणुओं का एक निश्चित आणविक अनुपात लोगे, कोई भी आणविक अनुपात लोगे, मिलाकर आपस में इसको मिलाओगे और उसका क्या कराना है? वाष्पीकरण कराना है। इसको गर्म करके वाष्पीकरण कराओगे तो वाष्पीकरण कराने पर बना स्टिकियोमेट्रिक यौगिक। स्टिकियोमेट्रिक का मतलब जिनमें तत्वों का अनुपात निश्चित हो, अर्थात कहने का मतलब पूर्णांक में हो। निश्चित का मतलब क्या? पूर्णांक में होता तो उसको बोलोगे स्टिकियोमेट्रिक यौगिक। इन्हीं यौगिकों को बोला जाता है बेटा योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक यौगिकों की बात करें तो अपन योगात्मक यौगिकों में कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा।
और एग्जाम्पल के बारे में कुछ आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हो कि योगात्मक यौगिकों के एग्जाम्पल, जैसे आप लोग FeSO4, क्या है बेटा FeSO4 का नाम, फेरस सल्फेट, प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 24H2O। क्या बोला बेटा, यहाँ पर फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस जल के अणु जब आपस में क्रिया करें तो इनका एक निश्चित अनुपात है, जब मिलेंगे तो एक यौगिक का निर्माण करेंगे जिसको बोलेंगे FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस डॉट 24H2O। इसको बोलोगे बेटा आप लोग फेरस अमोनियम 24 नहीं बेटा, अरे ये मैं वो दूसरा एग्जाम्पल 6H2 है बेटा इसके अंदर, वो नहीं है, वो तो फेरस वाला एग्जाम्पल ले लिया। 6H2 लेना, 24 नहीं। फेरस अमोनियम सल्फेट, क्या है बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका जो सामान्य नाम है वो है बेटा मोहर लवण। क्या नाम है, मोहर लवण के नाम से भी जाना जाएगा। तो एक तो एग्जाम्पल अपना ये रहा बेटा। दूसरा एग्जाम्पल K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, पोटास एलम, और प्लस में यहाँ पर है बेटा 24H2। अपन 24H2O की बात करें तो सबको मिलाना है, एक निश्चित आणविक अनुपात है, इनको सबको मिला के क्या करना है बेटा, इसका वाष्पीकरण करना है। वाष्पीकरण तो K2SO4 क्या करोगे, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये इसको आप लोग पोटास एलम या फिटकरी के नाम से, पोटास फिटकरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पोटास फिटकरी। और भी एग्जाम्पल है आपकी बुक्स के अंदर। और तीसरा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है कार्नेलाइट। क्या बोलेंगे इसको, कार्नेलाइट। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O को कार्नेलाइट के नाम से। आप सुनो बेटा, वही बात है, योगात्मक यौगिक का मतलब दो या दो से अधिक यौगिकों का निश्चित आणविक अनुपात का मिश्रण, जिसका वाष्पीकरण कराने पर क्या बना है बेटा, एक स्टिकोमेट्रिक यौगिक बनता है। इसी को बोलोगे आप लोग योगात्मक यौगिक। पहला मैंने एग्जांपल दिया है फेरस अमोनियम सल्फेट में। देखो इसके अंदर एक तो फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस जल आपस में मिलाओ, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको मोहर लवण के नाम से जाना जाएगा। K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। यहाँ पर ये K2SO4 Al2SO4 का डॉट, तो इसको बोलोगे पोटास फिटकरी या केवल फिटकरी के नाम से जाना जाएगा। KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, जिसका नाम KCl डॉट MgCl2, इसको बोलोगे आप लोग क्या बेटा, कार्नेलाइट। क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम होगा कार्नेलाइट। ये आपका कार्नेलाइट है। यहाँ पर एक अयस्क है यहाँ पर ये। अब देखो ये तो ये योगात्मक है, फिर भी और भी एग्जाम्पल है आप लोगों के योगात्मक यौगिकों के ही। और योगात्मक यौगिकों में दूसरी टाइप के एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ आपको। KCN का नाम बेटा पोटेशियम सायोनेट प्लस FeCN का होल ट्वाइस कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखे तो बेटा है K4 और यहाँ पर ये Fe और ये CN6 हो गए संतुलित। यहाँ पे 4 तो हो गए, CN कितने हो गए, 4 और 2 6 और FeCN6। वैसे ये जो यौगिक है इसी को उपसहसयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं, लेकिन अपन बाद में बात करेंगे कि भाई उपसहसयोजक यौगिक क्या होते हैं। इनका नामकरण अपन करें तो यहाँ पर इसका नाम बोला जाता है बेटा पोटेशियम। क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम। पहले पोटेशियम बाहर के वाले कितने भी हो बनाइए, 4 हो 5 हो 6 हो, तो डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते, केवल नाम जो होता है वही लिखा जाता है। CN कितने हैं, 6 है, तो उसको बोलोगे बेटा हेक्सा। और उसके बाद CN को बोलते हैं नाम में साइनो, हेक्सा साइनो। और ऋणावेश कहने का मतलब अपन जानते हैं कि बेटे कोई भी लवण होता है तो उसके अंदर पहला भाग धन का होता है तो दूसरा भाग किसका होता है, ऋण का। और ऋण में हमेशा अनुलग्न 8 लगता है। क्या लगता है, 8। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन को ग्रीक भाषा में फेरेट बोलते हैं। क्या बोले, फेरम बोलते हैं। और फेरम को ग्रीक भाषा के हिसाब से इसका नाम बोलोगे
हेक्सा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, क्या बोलेंगे इसको, फेरेट। और यहाँ पर फिर आप जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका ऑक्सीकरण अंक को रोमन संख्या में आपको छोटे ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीकरण अंक जानते हो, ऑक्सीकरण अंक का मतलब है कि केंद्रीय धातु ये रहा, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए परमाणु या परमाणुओं के समूह को अपने आवेश के साथ पृथक करने पर, आवेश के साथ क्या कर लो, पृथक करने पर जो शेष आवेश बचता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पाठ नंबर 8वें में ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम भी पढ़े थे। जैसे अपन x माने इसको तो k का होता है प्लस का 1, तो 4 प्लस का प्लस x और माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 2, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा फिर ये सेकंड। तो यहाँ पर अपन रोमन संख्या में क्या लिख देंगे, सेकंड। यदि अभी समझ में नहीं आ रहा कि नामकरण साहब हमारे समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नामकरण का अलग से टॉपिक चलेगा। अभी हाल फिलहाल ये समझो कि इसका नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा CuSO4 प्लस 4NH3 में आपकी बुक्स की ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर अपन देखो बेटा CuNH3 का होल 4.SO4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहला धनात्मक होता है तो दूसरा कौन सा बेटा, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये NH3 को एमीन बोलते हैं। तो यहाँ कितने एमीन है, 4, तो टेट्रा एमीन। फिर धनात्मक वाली ये वाली स्पीशीज, उसका जो सामान्य नाम है वही रखेंगे, जैसे Cu को बोलते हैं कॉपर। तो टेट्रा एमीन कॉपर, कॉपर की ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ बेटा, ये होता है उदासीन, उदासीन है। तो SO4 में क्या होता है माइनस का 2, तो कॉपर सेकंड। और SO4 को बोलोगे आप लोग सल्फेट, क्या है इसका नाम, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। तो ये भी एक उपसहसंयोजक यौगिक के नाम से जाना जाएगा। नंबर 3 एग्जाम्पल आपकी किताब का ये दे रहा हूँ बेटा, AgCN है, AgCN वाला एग्जाम्पल है। प्लस अमोनिया के साथ है, किसके साथ है, चलो उसको रहने दो, पोटेशियम के साथ है, चलो KCN के साथ है ना, रहने दो, अपने को जरूरत नहीं है उसकी। यहाँ पर KCN के साथ करोगे उस हिसाब से आप लोग ये। तो अब बात यह है कि बेटा योगात्मक यौगिक अब 2 प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो ये है बेटा 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार में बेटा मैंने दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। तो पहले एग्जाम्पल थे जिनको आप लोग बोलोगे कौन से यौगिक, जालक यौगिक, क्या बोलोगे, जालक यौगिक, या फिर हमको बोलेंगे इसको द्विक लवण, क्या बोलेंगे, द्विव लवण बोल सकते हैं इनको, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको डबल साल्ट, क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे बेटा डबल साल्ट। अब डबल साल्ट की बात करें तो ये जालक यौगिक होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में। सबसे पहली बात है कि ये होते हैं बेटा ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में क्या है, स्थायी, पहला का, ठीक है। अब लेकिन नंबर 2, इनका जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन में क्या होंगे बेटा, ये अस्थायी। जैसे आप लोगों का पहला एग्जाम्पल था फेरस अमोनियम सल्फेट का। अपन देख सकते हैं बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट ठोस होता है। यहाँ पर फेरस अमोनियम से FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O है बेटा। अब इसका आयनन कराओगे आप, क्या करा रहे हो, मतलब है कि मेरा ठोस अवस्था में तो ये क्या होते हैं बेटा स्थायी, और इनकी जो संरचना है एक जालक संरचना होती है, जैसे आपको ठोस अवस्था में बताया। तो जालक संरचना के कारण ये जो द्विक लवण होते हैं वो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन जब इनको जल के अंदर घोला जाता है तो ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, और इनमें उपस्थित जितने भी आयन है सभी आयनों का क्या देते हैं बेटा, परीक्षण देते हैं। जैसे इसको अपन तोड़ रहे हैं जलीय विलयन के रूप में, तो बेटा देखो Fe+2 जलीय बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अरे इससे तोड़ोगे, यहाँ पर देखो तो SO4-2 टूटा कि नहीं टूटा, बोला SO, तो SO4-2 एक्वस बना के नहीं बना, बड़ा एक्वस। यहाँ देखो प्लस डॉट करके NH4 प्लस, और NH4 प्लस क्या है, ये भी क्या होगा बेटा जलीय, जिसको AQ करके बोलोगे एक्वस। अब इसके अलावा बताओ और कोई आयन बन सकते हैं क्या, तो फेरस अमोनियम सल्फेट फेरस का, सल्फेट का, और अमोनियम आयन का क्या देगा बेटा परीक्षण। तो मेन बात है जालक यौगिक या द्विक लवण, डबल साल्ट किसे कहते हैं कि वे
यौगिक या वे स्टिकियोमेट्रिक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु उनका जलीय विलयन उसमें उपस्थित सभी आयनों का क्या देता है बेटा, परीक्षण देता है। अर्थात जलीय विलयन अवस्था के अंदर क्या होते हैं बेटा, अस्थायी होते हैं, क्या कहलाएंगे, जालक यौगिक या फिर डबल साल्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है अपने का पहला प्रकार, योगात्मक यौगिक का पहला प्रकार है जालक यौगिक या फिर द्विक लवण या फिर अपन क्या बोलोगे, तो ठोस अवस्था में तो स्थायी करना, जलीय विलयन के अंदर अस्थायी। जलीय विलयन में अस्थायी क्यों है, क्योंकि जल के अंदर यदि इनको घोलोगे तो ये अपने आयनों में क्या आ जाते हैं बेटा, विभक्त होंगे, और जब ये आयनों में विभक्त होंगे तो उस कंडीशन के अंदर इनमें उपस्थित सभी आयनों का क्या देते हैं बेटा, परीक्षण देते हैं। ऐसे यौगिकों को डबल साल्ट जालक यौगिक या फिर उसका दूसरा नाम क्या होगा, जालक यौगिक। अब नंबर दो है बेटा उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक ये भी एक स्टिकियोमेट्रिक यौगिक है, संकुल यौगिक भी बोलते हैं इनको। एक नाम क्या है इसका, संकुल यौगिक के नाम से भी जाना जाता है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। संकुल बोलो, उपसहसंयोजक यौगिक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अब सुनो बेटा, सबसे पहली बात है नंबर 1, ये ठोस अवस्था में क्या है बेटा, स्थायी, पहला काम। फिर नंबर 2, जलीय विलयन में भी क्या है बेटा, स्थायी। अर्थात कहने का मतलब है कि ये अपने में उपस्थित पूरे आयनों का परीक्षण नहीं देते जैसे। और यहाँ पर क्या होता है कि बेटा मुख्य रूप से कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, कि वे रासायनिक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, वे रासायनिक यौगिक जिनमें, या आप कह सकते हैं कि वे योगात्मक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन दाता या फिर जिनके पास लोन पेयर उपस्थित होते हैं वो परमाणु या परमाणु को समूह उपसहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित रहते हैं, तो उन्हें ही बोला जाता है उपसहसंयोजक यौगिक। तो मैं परिभाषा यहाँ पर लिखूंगा अभी बोर्ड पे। तो यहाँ पर सबसे जलीय विलयन में क्या होंगे बेटा, स्थायी। जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा था बेटा K4FeCN6 ये वाला एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है बेटा, ये है केंद्रीय धातु परमाणु, और ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये लिगैंड्स परमाणु होता है, इसके अपन जानते हैं CN जो होता है साइनाइड है वो बेटा माइनस का होता है कि नहीं, माइनस का। इसके अंदर नाइट्रोजन परमाणु भी दाता का कार्य करता है और कार्बन परमाणु भी दाता का कार्य करता है, तो उभय दंतुक लिगेंड्स या उभय दंतुक नाभिक रागी के नाम से भी जाना जाता है, जो मैंने आपको दूसरे पार्ट में भी बताया। तो अब बात देखो, सुनो, केंद्रीय परमाणु के साथ क्या जुड़ता है बेटा, उपसहसंयोजक बंध है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे। अब देखो, अब इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर ये 4K+ पोटेशियम आए, ठीक है, प्लस एक यौगिक बनेगा FeCN6। आवेश कौन सा आ जाएगा बेटा, ऋण आवेश, -4। अब सुन लो बेटा, यहाँ पर केवल और केवल ये पोटेशियम आयन का और ये पूरी स्पीसीज का परीक्षण देगा, ना कि ये Fe+2 का देगा और ना ये Cn- का देगा। अर्थात इस वाली स्पीसीज का अलग परीक्षण देगा, इस वाली का अलग देगा। कहने का मतलब है कि इसको आप छेड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 लिगेंड परमाणु उपसहसंयोजक बंध से क्या रहते हैं, बंधित रहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ ये K+ का और पूरी की पूरी स्पीसीज जो है बेटा FeCN6-4 इसका परीक्षण देगा और इसका देगा, Fe+2 का नहीं देगा, ना Cn- का देगा। तो ऐसे यौगिकों को बोला जाता है बेटा उपसहसंयोजक यौगिक, या बोलेंगे इसको संकुल यौगिक। तो अब बात है कि संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा, परिभाषा पूछी जाती है कई बार कि वे योगात्मक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, वे योगात्मक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से कोई
लिगेंड, कोई लिगेंड परमाणु उप सहसंयोजक बंध से बंधित होता है तो उन्हें उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ये ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैंने बात समझने की मोटी सी को ज़्यादा नहीं किया, आप लोग बिल्कुल डिट्टो आपकी किताब की लैंग्वेज में आपको मैंने बात है ये योगात्मक, अपना योगात्मक यौगिक तो है ही। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ लिगेंड परमाणु उप सहसंयोजक बंध से क्या रहता है, बंधित होते हैं, तो उन्हें उप सहसंयोजक यौगिक के नाम से जाना जाएगा। यौगिक कहते हैं ये वे ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में क्या होते हैं बेटा, स्थायी होते हैं, और ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। क्या कहलाते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक। जैसे एग्जाम्पल एक और दिया था मैंने आपको यहाँ पे CuNH3 का होल 4 और SO4। तो ये जो परीक्षण देगा किसका देगा बेटा, एक तो देगा CuNH3 का होल 4 किसका, माइनस प्लस का 2, और प्लस किसका देगा, SO4 - 2 का। तो बेटा देखो अपन जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का नाम सुना होगा। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है, तो नीला रंग का कारण होता है उसके अंदर क्रिस्टलन जल के रूप में 5 जल के अणु होते हैं। तो हम कहते हैं CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट। अगर अपन कॉपर सल्फेट को गर्म करें तो 5 के 5 जल के अणु बाहर निकल जाए, तो 5 के 5 ये जो नीला रंग है किसका रंग कारण है, ये 5 जल के अणु के कारण। यदि इसको गर्म किया तो ये कैसे हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, एक तरह से श्वेत हो जाएगा, क्योंकि 5 जल के अणु का कारण क्या है, रंग प्रदर्शित करना। तो ये बेटा CFT वगैरह में आप इसको अच्छी तरह से समझो, ये भी एक क्या है, संकुल यौगिक है। अब बता दो संकुल यौगिक कैसे है। यहाँ पर ये CuH2O का होल 5.SO4। तो केंद्रीय धातु परमाणु जो कॉपर है उसके साथ 5 जल के अणु उप सहसंयोजक बंध, क्योंकि अपन जानते हैं ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर, इनमें से 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु जिसके पास रिक्त डी कक्षक है उसके साथ क्या बनाएगा, उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो इस प्रकार से बेटा ये आप लोगों को मेरी थोड़ी सी परिभाषा हुई, और परिभाषा के रूप में भाई उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है इसके अंदर कि उप सहसंयोजक यौगिकों की कुछ शब्दावली है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बात की। शब्दावली का मतलब है कि जैसे अपने बॉडी के पार्ट्स हैं, अपन खड़े हुए हैं, ये मेरी गर्दन है, ये मेरा सर है, ये बाल है, ये मेरा हाथ है, ये बायां है, ये दायां है, ये पेट है, जो भी है वो सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो मैंने बात है कि यहाँ पर अगला जो टॉपिक बनेगा, अगला सेकंड टॉपिक उप सहसंयोजक यौगिकों की शब्दावली। तो यहाँ पर कुछ शब्दावली के बारे में अपन बात करेंगे। अब देखो जैसे अब आप लोगों को मैंने बताया कि अपने जैसे बॉडी पार्ट्स की बात करें कि भाई ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, जो की बात, तो अपन सबसे पहले एक उप सहसंयोजक जो अपने अभी एग्जाम्पल लिया है तो उसी को ले लेते हैं, FeCN का होल 6। ये देखो, ठीक है बेटा। अब शब्दावली के रूप में देखो, सबसे पहली बात है, कुछ बातें मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, मैं इसको ले लिया। इस बड़े ब्रैकेट, बड़े कोष्टक के बाहर इधर हो या इधर हो, लेफ्ट हो या फिर राइट हो, उसको बोला जाता है बेटा आयनिक मंडल। क्या बोलोगे इसको, इस चीज को ध्यान रखो, क्या बोलेंगे इसको, आयनिक मंडल। समझ में आ गई। यहाँ पर ये बड़े कोष्टक के अंदर जो दिखाई दे रहा है, ये बड़ा कोष्टक पूरा का पूरा, अपन डॉट 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 करके हम कहें कि भाई डॉट 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 हमने कर लिया, तो हम पूरे के बारे में बता रहे हैं। इसको छोड़कर इसको बोलोगे बेटा आप लोग समन्वय मंडल। क्या बोलेंगे, समन्वय मंडल। ठीक है, कौन से को, जो बड़े कोष्टक के अंदर रखा गया है, क्या बोलोगे उसको, समन्वय मंडल।
ये 6 दिखाई दे रहा है आपको, 6 जो है आपके सामने जो 6 दिखाई दे रहा है उसको बोलोगे बेटा आप लोग समन्वय संख्या। याद आया होगा समन्वय संख्या, पाठ नंबर पहले के बारे में आपको बताया था कि क्रिस्टलीय जालक के अंदर एक अवयवी कण को जितने अवयवी कण टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसी को समन्वय संख्या बोला जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स परमाणु, मतलब जो धातु परमाणु की जो संख्या है उसी को ही समन्वय संख्या, या फिर हम कह सकते हैं, या इसका नाम दूसरा होगा उप सह संयोजन संख्या। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर समन्वय संख्या बोलोगे या फिर इसको उप सहसंयोजन संख्या। तो हम कह सकते हैं कि तुमसे पूछे ना भाई इस संकुल की समन्वय संख्या क्या है, तो यहाँ देखना अपन को 6 लिख रहा है तो 6, लेकिन ध्यान रखना कि धातु परमाणु यदि एक दंतुक है 6 है तो 6, यदि कोई द्विदंतुक 6 जुड़ रहे हैं ना तो समन्वय संख्या 6 दूना 12 करना, और त्रिदंतुक जुड़ रहे हैं तो 6 जुड़ रहे हैं तो 6 3 18, लेकिन अपन जानते हैं 8 से ज़्यादा 6 से ज़्यादा कभी जुड़ नहीं सकते, ध्यान रखना ये कंडीशन है ही नहीं। अब यहाँ देखो ये एफ ही दिखाई दे रहा है, एफ ही को बोलोगे आप लोग बेटा, जो एफ ही है इसको बोलोगे केंद्रीय धातु परमाणु। एफ ही को क्या बोलोगे, केंद्रीय धातु परमाणु। यहां पर जो Cn दिखाई दे रहा है बेटा, Cn को देखो, Cn के ऊपर मैं तीर का चिन्ह लगा रहा हूं, इसको बोलोगे आप लोग लिगेंड्स। क्या बोलोगे बेटा, लिगेंड्स। लिगेंड्स बोलोगे आप लोग, लिगेंड या लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। तो सब कुछ हो गया बाहर। मैं आप पहले ही बोल रहा हूं कि बड़े कोष्टक के, बड़ा कोष्टक आपको दिखाई देगा, बड़े कोष्टक के या तो लेफ्ट हो या राइट हो, कुछ ना कुछ दिखाई देगा तो उसको बोलोगे आयनिक मंडल जो बाहर की तरफ है। दूसरा है आप लोग जो बड़ा कोष्टक है उसको पूर्ण रूप से समन्वय मंडल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ जो 6 संख्या दिखाई दे रही है उसको समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या के नाम से जानोगे। और एफ जो दिखाई दे रहा है केंद्रीय धातु परमाणु है, और केंद्रीय धातु परमाणु देखो मुख्य रूप से जो है अपने 3D श्रेणी के तत्व है, जिसके अंदर स्कैंडियम से लेकर जिंक वाले तत्व है। अब बात यह है कि भाई ये जो डी ब्लॉक के तत्व है यही उपसहसंयोजक क्यों बनाते हैं। बात है कि इसके इनके अंदर क्या होता है बेटा, रिक्त डी कक्षक होता है, और रिक्त डी कक्षक होने के कारण ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आप बता दो आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व करते हैं, क्या एस ब्लॉक के करते हैं परिवर्तनशील? नहीं करते। कंडीशन विशेष के अंदर है कि वहाँ पर आप लोग एक अक्रिय युग्म प्रभाव बोलते हो, जो फर्स्ट ग्रुप में या आप लोग पी ब्लॉक में चल रहे हो तो वहाँ कंडीशन अलग है, ठीक है। कोई मुख्य रूप से जैसे आप लोग कार्बन परिवार में चल रहे हो तो 4 संयोजक तो होते हैं, नीचे तक जाओगे लेड तक तो +2 में भी हो जाती है, कारण अक्रिय युग्म प्रभाव, तो वो कंडीशन अलग है। लेकिन परिवर्तनशील संयोजक जैसे एमएन की बात करो तो प्लस से लेकर +7 तक प्रदर्शित करता है? तो कंडीशन विशेष जैसे एफ ही है +2 भी करता है +3 भी करता है। जिंक तो अकेला Zn+2 में ही रहेगा। तो बात ये समझने की बेटा सबसे पहले कि ये इसका खाका तैयार हो गया, अपन एक एक की बात करेंगे। एक एक की बात है कि वैसे आयनिक मंडल किसे कहते हैं, समन्वय मंडल किसे कहते हैं, लिगेंड्स किसे कहते हैं, समन्वय संख्या किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, तो इनके बारे में बेटा इनकी कुछ शब्दावली पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अगला जो अपना टॉपिक होगा पहला कोई सा भी, जैसे आप लोग सबसे पहले टॉपिक है जैसे अपने डाला बेटा आयनिक मंडल, क्या डालेंगे, आयनिक मंडल पहला टॉपिक होगा अपना। तो अपन इन टॉपिक्स के बारे में सबके बारे में